हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग टॉपिक देखेंगे। आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में 2-3 क्वेश्चंस ना आते हों वनडे के, अगर वनडे में मैथ आता है तो। इसलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप पढ़िएगा। मुझे पता है कि आप लोग बहुत जगह नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग बहुत कुछ यूनिक सीखेंगे, एक्स्ट्रा सीखेंगे कुछ। आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। निश्चित तौर पे वादा के साथ कहते हैं कि आप कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट आते हैं अपने टॉपिक पे। उठा लीजिए पेन और कॉपी और चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मित्रों, अगर संख्या पद्धति की हम बात करें तो अभी तक जो पद्धति पाई जाती है संख्याओं के अध्ययन का, वो यहाँ हम आपको बताते हैं कितनी पद्धतियां पाई जाती हैं। एक तो आपका मिलता है, एक आता है आपका डेसिमल सिस्टम, एक आपका सिस्टम आता है बाइनरी सिस्टम, एक आपका आता है ऑक्टल डेसिमल, एक आपका आता है संख्या के अध्ययन करने की ये पद्धतियां अभी तक विद्यमान है। लेकिन अगर हम अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका डेसिमल सिस्टम है। बट कुछ एग्जाम्स कुछ वर्षों से ऐसे आने लगे हैं जिनमें कुछ बाइनरी सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो इसलिए हम नंबर सिस्टम में इन दोनों का अध्ययन करेंगे। डेसिमल का जो करेंगे, बाइनरी सिस्टम भी हम आपको बताएंगे कैसे बाइनरी सिस्टम से हम डेसिमल सिस्टम में आते हैं, डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे जाते हैं। ये सारे कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। बट आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। तो पहले संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि संख्या पद्धति से ही पता चलता है कि संख्या पद्धति में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले क्या है, संख्या पद्धति आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आपको मिलता है वो क्या मिलता है, संख्या मिलता है, नंबर्स मिलते हैं। तो अगर नंबर्स मिले तो हमारे दिमाग में मित्रों एक क्वेश्चन क्लिक होता है कि नंबर्स क्या है, नंबर्स कैसे बनते हैं। नंबर सिस्टम तो नंबर्स से मिलकर बना है, लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि नंबर्स कैसे बने हैं। तो ये जो नंबर्स बने हैं मित्रों, ये डिजिट से मिलकर बने हैं। ये डिजिट से मिलकर बना है। नंबर्स संख्या, डिजिट अंक, यानी नंबर्स जो बना है वो डिजिट से मिलकर बना है। यानी अगर हम यूं करें तो नंबर सिस्टम नंबर से मिलकर बना है, नंबर्स डिजिट से मिलकर बना है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। फिर आपका आता है ये डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है। तो आपको पता है कि अंक कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ये xy, कोई भी ये अगर संख्या है, अगर ये टोटल संख्या है तो इस संख्या में हम देखेंगे यूज क्या हुआ है, x यूज हुआ है, ये एक डिजिट हुआ, y यूज हुआ है, ये एक डिजिट हुआ, ये डिजिट। सपोज कीजिए अगर हम कोई संख्या लिख लेते हैं 65 लिख लेते हैं, तो 65 में मित्रों आपको पता है कि ये 65 जब हम बोलेंगे तो 65 क्या है, ये नंबर्स संख्या है। लेकिन 65 में अगर हम जाएंगे तो इसमें 5 डिजिट है,
6, ये भी डिजिट है। यहीं से अगर हम देखें तो 65 को लिखने का एक और तरीका है। 65 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5। अब आप यहां देखेंगे 60 प्लस 5 लिख रहे हैं, तो ये 60 प्लस 5 कैसे आ रहा है? तो आपको पता है कि जब हम संख्याओं का अध्ययन करते हैं, जब संख्या को पढ़ते हैं, तो पढ़ने का उसका एक पैटर्न होता है, ये यूनिट डिजिट होता है, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक होता है, और इसको हम बोलते हैं 10th डिजिट। दहाई का अंक। तो मित्रों, जब हम इस संख्या को अलग करते हैं अंकों में, तो ये यूनिट है, इसलिए इसमें हम पूरे 1 से गुणा कर देते हैं, और ये 10th डिजिट है, यानी जब आप हिंदी में पढ़ते हैं इकाई, इकाई है इसलिए 1 से गुणा कर देते हैं, और ये दूसरे नंबर पे दहाई आता है, इसलिए हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये 60 मिल जाता है। यानी इसमें 10 से गुणा करते हैं तो ये 60 मिल जाता है, और इसमें 1 से गुणा करते हैं तो 5 मिल जाता है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट में इकाई है और ये 10th डिजिट है, यानी दहाई है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है। इसी तरह से अगर हमको इसको संख्या बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, ये यूनिट डिजिट है तो लिखेंगे y इंटू 1, और ये 10th है तो लिखेंगे 10 इंटू x। तो संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस y, ये संख्या है। ठीक है, तो इसका हम डिटेल जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी इसको हम ये वहां पे यूज किया जाएगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बहरहाल थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को लेके। हम अगर सिंपल तरीके से अगर हम कहें कि अंक क्या है, तो आप क्या देंगे? आप कह सकते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए या वस्तुओं को गिनने के बाद उन्हें दर्शाने के लिए जिन सिंबल्स का यूज किया जाता है, प्रतीक चिन्ह का यूज किया जाता है, उन्हें हम डिजिट कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये 3 मार्कर पड़ा है, ये वस्तु है मार्कर, और इसको हमें इसकी नंबर्स को हमें दिखाना है, कितना है, काउंट करना है, तो हम करेंगे ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब जैसे ही 3 आया तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया है, जिसको हम कहते हैं 3 को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुख्य रूप से जो डिजिट के जो सिंबल हैं वो आपके कहां से कहां तक हैं? 0 से लेके ये 9 तक ही पाए जाते हैं। 0 से लेके 9 तक ही पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में उठेगा कि इतने बड़े मैथ का जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो टोटली किस पे डिपेंड है? 0 से लेके 9 तक की संख्या पे ही डिपेंड है। इसी पे है पूरा मैथ का स्ट्रक्चर खड़ा है। अब हम यहाँ पे आगे जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये 0 से लेके 9 तक कहना बहुत छोटी है, लेकिन 0 से लेके 9 तक की संख्याएं क्या है? ये डिवाइड हुई है। तो हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आज की वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, अगर हम पहले संख्या को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो मुख्यतः 2 सेगमेंट मिलते हैं। एक मिलता है रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि ये वास्तविक संख्या क्या होता है। तो अगर आप पेन कॉपी लिए होंगे तो नोट कर लीजिएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या के लिए हम ये कह सकते हैं ऐसी संख्या या ऐसी संख्या, ऐसे अंक जिन्हें हम नंबर लाइन पे, संख्या लाइन पे हम जिन्हें प्रदर्शित करते हैं उन्हें वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। अब कहेंगे आप नंबर लाइन क्या होता है, तो आपको पता है एक इस तरह की लाइन खींची गई होती है। इस लाइन के बीच भी यहाँ पे हम डिनोट करते हैं 0 को, और आपको पता है कि यहाँ 2 साइड बन जाता है। इस साइड में हम नेगेटिव को रखते हैं और इस साइड में हम पॉजिटिव वैल्यू को रखते हैं। यानी हम क्या दिखाते हैं, अगर यहाँ आए तो +1 मिलता है, ये हालांकि दिखाया नहीं जाता प्लस को, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, और इधर आएंगे तो -1, -2, -3 मिलेगा। अब इस पे जिन संख्याओं का प्रदर्शन हम कर सकते हैं वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसके बाद से आपका आता है दूसरा इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो मुख्यतः
ये जो काल्पनिक संख्या होती है वो नेगेटिव नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नेगेटिव रूट वाली नेगेटिव संख्या जो होती है, रूट में जो नेगेटिव संख्या होती है उसी को, अंडर रूट में जो नेगेटिव संख्या होती है उसी को हम इमेजिनरी और काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव नंबर ऑफ रूट नंबर। जैसे अगर हमने कहा अंडर रूट -5, अंडर रूट -12, तो दोस्तों आपको पता है कोई ऐसी संख्या नहीं मिलेगी। अगर हम मान लीजिए अंडर रूट -16 लिख लेते हैं तो आपको पता है कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसकी 2 बार मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू माइनस में आए। इसलिए इन संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। हालांकि आपको पता है अंडर रूट -1 जो होता है आयोट होता है, और इसीलिए हम इसको जब दर्शाते हैं तो इसको हम लिखते हैं अंडर रूट 5 आयोट, अंडर रूट 12 आयोट, ऐसे हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, अगर आप इमेजिनरी नंबर समझ गए हो तो इमेजिनरी नंबर के बाद से एक नंबर और आता है, हालांकि हमारे अध्ययन का विषय क्षेत्र नहीं है वो, एक आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप नहीं पढ़े होंगे लेकिन आज बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मित्रों? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है, अगर हमने लिखा 5 प्लस अंडर रूट 2 8, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। हिंदी में इसका होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या इसको हिंदी में कहते हैं। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 है ये वास्तविक संख्या है, 5 जो है यहाँ पे ये वास्तविक संख्या रियल नंबर है, और यहाँ पे 2 आयोट जो है ये आपका इमेजिनरी नंबर है। तो सम्मिश्र से अगर इसके हिंदी शब्दावली पे जाएंगे तो इसकी बात इसके शब्दों से ही क्लियर हो जाता है। सम्मिश्र यानी मिली जुली संख्या, और मिली जुली क्या? जब एक रियल और एक इमेजिनरी दोनों को मिला के कोई संख्या लिखते हैं तो इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। क्लियर हुआ दोस्तों इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पुनः आप रिव्यू करके देख लीजिएगा। इसके बाद से ये हमारे विषय क्षेत्र का अध्ययन, विषय क्षेत्र में नहीं आता है, हमें इसका अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि हम जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उस एग्जाम में इमेजिनरी नंबर वैलिड नहीं है। अब आते हैं हम रियल वास्तविक संख्या पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर को हम समझने के बाद से रियल नंबर का पुनः एक क्लासिफिकेशन होता है, और ये 2 पार्ट में बढ़ता है, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों? तो रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है? आप बचपन में भी पढ़े होंगे, क्लास 6-7 से ही आप देखे होंगे इसकी परिभाषाएं पढ़ाई जाती हैं, जैसा कि आप पढ़ के आए भी होंगे। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट एट द p by q बट हियर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसी संख्या जिन्हें हम p by q के रूप में आप और भी अगर मॉडिफाई करें तो ऐसी संख्या जिनको हम भिन्न के रूप में लिख पाए, परंतु वहां पे कंडीशन होता है उस भिन्न का हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे एग्जांपल लें हम, तो अगर हम लिखें 2/7, तो आप देखेंगे 2/7 जो है, 2/7 एक भिन्न संख्या है और हर इसका 0 नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से एक बात और आप जान लीजिए, आपको पता है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसको भिन्न के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे अगर हम कह दें 5, तो 5 को लिख लेंगे 5/1। आप कोई भी नंबर बोलिए ना, आपने बोल दिया 7 तो 7 को लिख लेंगे, 7 को लिख लेंगे 7/1। तो यानी जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं सब की सब क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी संख्या के अपान 1 लिख सकते हैं। अपान 1 इसलिए लिखते हैं क्योंकि अपान 1 लिखने का मतलब होता है किसी संख्या में हम 1 से भाग दे रहे हैं, और आपको पता है किसी संख्या में 1 से गुणा कीजिए या भाग कीजिए उसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर, रैशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर को आप
दो तरह की संख्याओं को इसमें समाहित कर सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में ना दर्शाया जा सके उन्हें हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन व्यवहारिक तरीके से अगर हम कहें तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो भी होते हैं रूट में ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, यानी करणीगत ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे हम कह देते हैं यहां पे √2, √3, √5 एक तरह की संख्या तो इनको समाहित कर लेते हैं अपरिमेय में। एक तो रूट वाली संख्या और दूसरी डेसिमल वाली संख्या। डेसिमल वाली ऐसी संख्या जिनका जो अशांत होती हैं, यानी दशमलव के बाद से वो कहीं कटती नहीं है और रैंडमली डिजिट रिपीट होता है। जैसे हमने कहा 0.2131748 इस तरह की संख्या जो हम लिखेंगे तो देखिए आप डेसिमल के बाद संख्याएं रैंडमली रिपीट हुई हैं, यानी कोई भी डिजिट एक पैटर्न नहीं बना। अगर पैटर्न बनाएगा तो फिर वो इरेशनल नहीं हो जाएगा। जैसे अगर आप कहेंगे 0.3232, अब ये इरेशनल नहीं है, ये इसको आप इरेशनल कहेंगे तो ये गलत होगा। हमने बताया दशमलव के बाद कहीं संख्या वो कटती ना हो और जो डिजिट देती हो वो रैंडमली रिपीट होती हो, यानी कोई पैटर्न ना बनता हो, ऐसे संख्या को भी हम इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं, इरेशनल ही बताते हैं। और दोस्तों इसके बाद भी आप देख सकते हैं कि पाई जो होता है, यद्यपि कि पाई की वैल्यू आप पढ़े होते हैं 22/7, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है यदि वो फिक्स होता तो कहीं क्वेश्चन में ये नहीं देता पाई की वैल्यू 22/7 लें या 22 की वैल्यू 3.141 या समथिंग लें, ये कभी नहीं कहता। इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए पाई की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, वो माना जाता है। इसलिए पाई को इरेशनल नंबर रखते हैं। अभी तक पाई का जब भी आप पाई को हल करते हैं तो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं रैंडमली रिपीट करती हैं। अभी तक लगभग 7000 प्लेस तक उसकी वैल्यू ज्ञात की जा चुकी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई को हम इरेशनल क्वेश्चन पूछ देता है, एक बार पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इरेशनल है। पाई दिया हुआ था, बहुत लोगों ने सोचा पाई तो 22/7 होता, रेशनल होगा, बट पाई सही आंसर था क्योंकि पाई ही इरेशनल था। ठीक है, चलिए आते हैं रेशनल नंबर को पुनः हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। रेशनल नंबर को क्लासिफाई करते हैं 2 पार्ट में, इंटीजर पूर्णांक संख्या और फ्रैक्शन भिन्नात्मक संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए हालांकि अगर पूर्णांक को देखेंगे आप तो ये पूर्णांक दो तरह का होता है, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर। आप यूं कह सकते हैं कि जो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का एक संग्रह होता है उसी को संपूर्ण को हम एक नाम दे देते हैं इंटीजर। ठीक है, और उनको अलग अलग करते हैं तो दो बन जाता है, एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाता है और एक नेगेटिव इंटीजर बन जाता है। जैसे संख्या लाइन में हम दिखाए थे आपको, यहाँ 0 रख देते हैं, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4, यानी आप जो देखेंगे ये जो पूरा का पूरा संख्या है ये इंटीजर है, ये पूर्णांक है और ये दो तरह का है। अगर इसके इधर जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर है और इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर है। ये दो तरह का मिलता है तो पूर्णांक दो भागों में बढ़ जाता है। दूसरा पार्ट आता है इसका फ्रैक्शन, भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या को आप परिभाषित कर सकते हैं, कह सकते हैं ऐसी संख्या जिनको हम अंश और हर के रूप में दर्शाते हैं वो भिन्नात्मक संख्या होती है। जैसे अगर हम लिख लेते हैं 2/3 तो आपको पता है 2 जो है ये अंश है, न्यूमरेटर है, और 3 जो है हर है, डिनोमिनेटर है। यानी 2/3 को अंश और हर के रूप में हमने लिखा, इसलिए 2/3 क्या है? भिन्नात्मक संख्या है। परंतु यहाँ पे भिन्नात्मक को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, भिन्नात्मक भी डिवाइड होता है। भिन्नात्मक को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए भिन्नात्मक डिवाइड होता है 3 पार्ट में। पहला बनता है
प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 तरह के बनते हैं, प्रॉपर उचित भिन्न, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्र भिन्न। अब देखिए प्रॉपर क्या होता है, तो प्रॉपर के लिए आप देख लीजिए, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता हो उसे हम इम्प्रॉपर करते हैं। 2/5 में अंश छोटा है, प्रॉपर है। 3/8 प्रॉपर है, अंश छोटा है। 1/7 प्रॉपर है क्योंकि अंश छोटा है। अब देखिए इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश हर से बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर होता है। जैसे हमने इसी को कन्वर्ट कर दिया, अगर लिख दिया 5/2 अंश हर से बड़ा हुआ, हमने लिख दिया 8/3 अंश हर से बड़ा हुआ, हमने लिख दिया 12/5 इम्प्रॉपर हुआ। अब देखिए चूंकि ये अनुचित है, इस तरह की भिन्न हम नहीं लिख सकते, ये अनुचित भिन्न होता है, इम्प्रॉपर होता है। तो अब अगर ये अनुचित है तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए, दर्शाने के लिए आपको एक अल्टरनेट व्यवस्था बनाई गई, क्या, मिक्स फ्रैक्शन। अगर कोई चीज है इम्प्रॉपर में है तो भैया इम्प्रॉपर अनुचित मत लिखो, आप उसको क्या करो, मिक्स में कन्वर्ट कर दो। मिक्स में किसी भी भिन्न को कन्वर्ट करने के पीछे जो फिनोमेना होता है वो ये होता है कि जैसे किसी फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वो फ्रैक्शन प्रॉपर बन जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल और लॉजिक दिखा देता हूं। जैसे 5/2 को जब हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 5/2 का मतलब होता है 5/2 का डिवाइड, और 5/2 का डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, वो कितना आएगा, 2 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 5 को लिखेंगे, देखिए 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर हुआ। अब देखिए जो ये भागफल होता है इसको हम होल नंबर में लिखते हैं साइड में, जो रिमाइंडर बचता है इसको अंश बनाते ऊपर लिखते हैं, और हर किसी भी परिस्थिति में समान रहता है, बदलता नहीं है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए कैसे, अब ये देखिए इसको बोलते हैं, पढ़ने का तरीका क्या होता है, 2.1/2। अब जरा फ्रैक्शन का मूल देखें तो क्या मिलता है, 1/2 मिलता है, 1/2 मिलता है, और 1/2 जैसे मिलता है तो ये इसका अंश हर से छोटा हो जाता है और ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। ऐसे ही 8/3 को करेंगे तो 2/3 मिलेगा, इसमें भी देखिए 2/3 प्रॉपर मिल गया। तो ऐसे दोस्तों भिन्न का स्वरूप ये होता है, 3 तरह के होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ठीक है, इनका फेनोमेना और कॉन्सेप्ट ये रहा है आपके सामने। इसके बाद से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए इसके बाद से इंटीजर को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इंटीजर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या, कौन कौन सा, एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या और एक होल नंबर पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप जितनी भी संख्याओं की कल्पना कर सकते हैं, 1 2 3 हजार करोड़ लाख अरब, जितनी भी कल्पना कर सकते हैं, सारी की सारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे अगर हम लिख दें प्राकृतिक संख्या में तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनिट। आप 1 से स्टार्ट करके कहीं तक की संख्या लिख लीजिए, सारी की सारी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अब प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। तो मित्रों जब हम प्राकृतिक संख्या को 0 से स्टार्ट करते हैं, इट मींस इस प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 को समाहित कर लेते हैं तब वो संख्या कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और इसको हम लिखें तो यूं लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अगर यहीं से हम केवल उठाएं, इतना लेते हम, तो ये हो जाता है हमारा नेचुरल नंबर प्राकृतिक,
और जब हम यहां से उठाते हैं, जब हम यहां से उठाते हैं तो ये हमारा हो जाता है होल। क्योंकि आपने भी बताया कि जीरो नेचुरल नहीं है, जीरो इन्वेंटेड है, जीरो का आविष्कार किया गया है। ठीक है, तो ये रहा है आपका प्राकृतिक और पूर्ण संख्या। इसके बाद से हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या को हम पुनः डिवाइड करते हैं। देखिए इसमें इवन नंबर में, सम संख्या में। सम संख्या क्या होता है, तो आपको पता है ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे पूरी पूरी कट जाती हो उसे हम कहते हैं सम संख्या। जैसे 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, इसके अंतराल पे जितनी भी संख्या आप लिख लीजिए सारी की सारी क्या होंगी, सम संख्या होंगी। सबको पता होगा। ऑड नंबर विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख लीजिए। यानी विषम किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरी पूरी ना कटती हो उसे हम कहते हैं विषम संख्या। इसके बाद से आता है हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, तो बहुत लोग कहते हैं ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, तो फिर ऐसी परिभाषा में हमें कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे अगर आप कहते हैं ऐसी संख्या जो खुद से और एक से कटती हो वो अभाज्य संख्या है। फिर मैं अगर कहूं, अगर इस परिभाषा से अगर हम पूछें एक क्या है, तो आप बताएंगे कि ये अभाज्य है क्योंकि खुद से कटता है और एक से कटता है। लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ पे आके धाराशायी हो जाता है, इसलिए आप सही डेफिनेशन जानिए क्या होता है अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्या, नोट भी कर लीजिएगा, रिप्ले करके नोट कर लीजिएगा, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 भाजक होते होंगे वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 के कितने भाजक हैं, किससे किससे कटेगा, ये एक तो 2 से 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा। कितने भाजक हुए, 2 भाजक हुए, अभाज्य संख्या है। हम बात करें 3 की, बात करें हम 3 की, तो 3 आप देखिए किससे किससे कटेगा, 3 किससे किससे कटेगा, एक तो 1 से कटेगा और एक 3 से कटेगा। कितने भाजक हुए, 2 भाजक। अगर आप बात कर लीजिए 11 की, तो आप देखिएगा 11 किससे किससे कटेगा, तो 11 कटेगा, देखिए 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। भाजक कितने हुए, 2। अब देखिए 1 की बारी आ रही है, तो 1 का कितना भाजक, देखिए 1 अगर हम लें तो 1 क्या है, 1 का केवल कितना भाजक है, एक ही भाजक है। इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या कहेंगे, अभाज्य नहीं है तो भाज्य, बिल्कुल गलत। एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, क्योंकि भाज्य का भी डेफिनेशन सुन लीजिए, ऐसी संख्या जिसके सदैव 2 से अधिक भाजक होते होंगे वो भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी 2 से अधिक भाजक होना चाहिए। जैसे अगर हम लें आपका, अगर हम ले लें 4 लेंगे तो 4 के कितने भाजक है, देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। कितने भाजक हुए, 1, 2, 3, 3 भाजक हुए, भाज्य संख्या है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, आप ले लीजिए 16 ले लीजिए, कितने भाजक हुए, देखिए एक तो 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ। कितने भाजक हुए, 1, 2, 3, 4। अब 2 से 3 से 4 जितने भी अधिक हो जाए, 3 तो 2 से अधिक हो गया ना, क्योंकि हमारा कंडीशन एक ही है कि जिस संख्या के 2 से अधिक भाजक होंगे वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसीलिए अब 1 को देखिए, 1 दोनों के डेफिनेशन में नहीं आता है, क्योंकि अगर अभाज्य संख्या की डेफिनेशन लेंगे तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है कि ऐसी संख्या जिसके 2 भाजक हो, नहीं है। भाज्य संख्या का डेफिनेशन लेंगे ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक नहीं है। इसलिए 1 को हम न तो भाज्य न तो अभाज्य। कोई पूछे एक कौन संख्या भाज्य या अभाज्य है, उलझाने के लिए, तो आप कहेंगे 1 भैया न तो भाज्य है न तो अभाज्य। रीजन क्या है, क्योंकि भाज्य होने के लिए 2 से अधिक भाजक की जरूरत होती है, अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 भाजक की जरूरी होती है। इसलिए 1 के पास एक ही भाजक होने की वजह से ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो ये रहा है आपका भाज्य संख्या। इसके बाद आता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या के लिए डेफिनेशन ले लीजिए ऐसी, अब देखिए सह की बात आई ना,
तो स की बात आई तो मतलब हमेशा संख्या किस में आएगा, साथ साथ आएगा, यानी जोड़े में संख्या आएगी, पेयर में आएगी। हमेशा ऐसी संख्या पेयर में होती है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहता है ऐसी संख्या, ऐसा पेयर, ऐसी जोड़े जिनका एक से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। यूं कह सकते हैं ऐसी संख्या, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनको एक के अलावा और कोई भी अंक दोनों को डिवाइड न करती हो, या ऐसे जोड़े जिनका मौसम एक होता हो, एक से बड़ा कोई अंक ना होता हो, वे क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य। जैसे हम कह सकते हैं 3, 5, 3 और 5 आप ले लीजिए, 3 और 5 आप लेंगे तो आपको पता है 3 और 5 ऐसा जोड़ा है जिनका एचसीएफ निकालेंगे 3 और 5 का कितना आएगा, 1 आएगा। यूं कह लीजिए 3 और 5 को काटने वाली, दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या क्या है, 1 है। एक से बड़ी कोई संख्या है क्या जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड करती हो, नहीं है ना। आप ले लीजिए 8 और 9 को, बताइए 8 और 9 को दोनों को डिवाइड करने वाली संख्या 1 है। बताइए 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या बताइए जो दोनों को काटती हो, है कोई संख्या, नहीं है ना, इसलिए क्या है, कोप्राइम है। यानी ऐसी जोड़े, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मौसम 1 होता हो, वो कहलाते हैं सहअभाज्य संख्या। तो मित्रों ये रहा हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नंबर्स का क्लासिफिकेशन 0 से लेकर 9 तक के नंबर थे जिनको हम लोगों ने इतना डिवाइड किया। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कोई भी नंबर सिस्टम के आगे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, और मैं बता भी दे रहा हूं क्या हम लोग पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे यदि कोई संख्या है तो उन संख्या, कोई संख्या 1 से लेके 100 तक लिखा जाए, 1 से लेके 50 तक लिखा जाए, तो उनमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति कितनी बार होगी, ये हम कैसे निकालेंगे, ये बातें हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। देखते रहिए दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम नित नए दिन नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।